हाँ जी बच्चों, कोर्स शीट की क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, उसने 10,000 टीवी मैन्युफैक्चर की है, मटेरियल लगाया 90,000 का, लेबर लगाया 60,000 का, पावर लगाया इतना 12,000 का। ध्यान रखना, पावर हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है मैंने आपको हमेशा बताया है, जो पावर है, जो रॉयल्टी होती है, इसके अलावा जो मॉडल्स होते हैं इनको बोलते हैं सांचे, ये हमेशा किस कैटेगरी में आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी। मटेरियल है, लेबर है, पावर है, ये तीनों किस कैटेगरी में आ गए? प्राइम कॉस्ट। अच्छा, कई बुक्स में क्या होता है कि पावर को फैक्ट्री में डाल देते हैं, कई बुक्स में क्या करते हैं पावर को भी वो फैक्ट्री में डाल देते हैं, तो उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। पावर है, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट वेजेस है, डिफेक्टिव वर्क का मतलब होता है जो पीस खराब हो जाते हैं उनको हम क्या करते हैं दोबारा रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफिकेशन के खर्चे कितने? 3,000 के। क्लरिकल स्टाफ ये ऑफिस में आ गया। सेलिंग एक्सपेंडिचर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। सेल प्रोसीड ऑफ स्क्रैप बेचा 2,000 का। स्क्रैप बेचा है तो उसका क्या किया जाएगा? स्क्रैप बेचा है तो वो हमेशा मटेरियल की कॉस्ट में से क्या होता है? लेस होता है। मैं बोल दूँ इसको प्राइम कॉस्ट की वैल्यू में से क्या कर सकते हैं? लेस कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट रिपेयर मेंटेनेंस की, प्लांट कहाँ होता है? फैक्ट्री में। ये कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। नेट सेलिंग प्राइस है 31.6 एंड ऑल यूनिट वर सोल्ड। 1 जनवरी से बोलता है कि अच्छा ऊपर जो था ना वो 1993 का था, लास्ट ईयर का था। 1 जनवरी से कुछ डेटा इसने और दे रखा है। एक पॉइंट पढ़ने से रिक्वायरमेंट एक पॉइंट क्या दे रखा है कि कॉस्ट शीट बनानी है आपको किसकी? लास्ट ईयर की। तो बनाए लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट आ जाएगी। कॉस्ट शीट फॉर 1993। अच्छा, जो मैं आंसर दे रहा हूँ ना उसका आंसर अलग बुक में देखोगे तो अलग नहीं हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है उसके पीछे कारण बताऊंगा। मटेरियल कितना है? 90,000। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 90,000 का मटेरियल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इसमें से कुछ हमने क्या बेच दिया? स्क्रैप बेच दिया। स्क्रैप बेचा है कितने का आपने? 2,000 का। तो मेरी एजम्पशन है कि स्क्रैप सेल मटेरियल की कॉस्ट में से क्या होगी? लेस होगी। कई बुक्स में एजम्पशन होती है कि स्क्रैप सेल को मटेरियल में से लेस ना करके प्राइम कॉस्ट में से क्या करते हैं? लेस करते हैं। ठीक है ना? तो दोनों अलग अलग एजम्पशन है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मटेरियल हो जाएगा तुम्हारा कितना? सर स्क्रैप तो फैक्ट्री में भी हो सकता है। हाँ, तो फैक्ट्री में कह रहा हूँ ना, एजम्पशन के ऊपर है, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ तो है नहीं कुछ, तो एजम्पशन के ऊपर है। डायरेक्ट मटेरियल को मैंने स्क्रैप में लेस कर दिया। डायरेक्ट वेजेस कितना है तुम्हारा? 60,000 का डायरेक्ट वेजेस है। इसके अलावा पावर को मैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मान रहा हूँ। तो ये सारी बातें आपको एजम्पशन में लिखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा एजम्पशंस। तो ये स्क्रैप लेस किए हैं यहाँ पर, पावर को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माना है। पावर कितना है? 12,000 का। ये निकल कर आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज? प्राइम कॉस्ट। कितना प्राइम कॉस्ट कितनी निकल जाएगी? कितनी बेटा? 1,60,000 की तुम्हारी प्राइम कॉस्ट आ गई। इसमें ऐड कर दो क्या चीज? फैक्ट्री ओवरहेड। देखना कितने फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री का इंडायरेक्ट बेसिस 15,000 है और प्लांट का रिपेयर मेंटेनेंस कितना है? 11,500। ठीक है ना? तो फैक्ट्री के बेसिस हो गए 15,000 के, प्लांट रिपेयर मेंटेनेंस दैट 11,500 जोड़ना कितना हो गया? 26,500। तो ये हो गया। यहाँ लिखूंगा 15,000 का इंडायरेक्ट मटेरियल और तुम्हारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो है तुम्हारा कितना? 11,500। ये सारा लेना 26,500 हो गया। ये आगे तुम्हारे पास में कौन सी कॉस्ट? फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या चीज? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है बच्चों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने देते हैं क्वेश्चन में? क्लरिकल मैनेजमेंट दे रहे हैं 33,500। ऊपर कितना है निकल के? 186,500 33,500 और जोड़ा आपने, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितने का निकल क्या होगा? 1,00,000 2,20,000 2,20,000। इसमें क्या ऐड कर दो?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज बताओ, रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट कहाँ ऐड करें? रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट कहाँ ऐड करें? तो मैंने फैक्टर में नहीं लिया रेक्टिफिकेशन, आप चाहो तो कहाँ ले सकते हैं रेक्टिफिकेशन कॉस्ट को, फैक्टर ले सकते हैं। चाहो तो रेक्टिफिकेशन किस माल का होता है? क्या हमेशा रेक्टिफिकेशन होता है क्या? डिफेक्टिव मैंने जो डिफेक्टिव होगा तो एंड में रेक्टिफिकेशन होगा। कब होगा रेक्टिफिकेशन? एकदम एंड में होगा, तो हम सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ने के बाद में ऐड कर देंगे। और या चाहे तो रेक्टिफिकेशन को यहाँ ना जोड़ के जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा ना, उस प्रॉफिट में से भी क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा? 5500 सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तुम्हारी क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई कितनी? 225,500, ठीक है ना। अब इसको मैं ना रोक रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ ए, क्या बोल रहा हूँ? ए। सेल्स गिवन है आपको, सेल्स कितनी है? सेल्स गिवन है आपको 31.6 के हिसाब से आपने बेच दी कितनी? 10,000 के लिए। तो 10,000 को आपने बेच दिया कितने हिसाब से? आपने बेचा है 31.6 के हिसाब से, 31.6 के हिसाब से। तो सेल्स कितनी हो गई? 316, ठीक है। 3,16,000 सेल्स हो गई। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो कॉस्ट आपके पास में अवेलेबल है, सेल्स अवेलेबल है, तो सेल्स में से कॉस्ट लेस कर दो, क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट क्या निकल जाएगा? 9500। और उसमें से क्या करना? लास्ट में क्या करना? उसमें से कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या कर देना? लेस कर देना। तो यहाँ तक जो निकल के आ रहा है उसमें से लास्ट में क्या करना? कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन लेस कर दो प्रॉफिट में से, ठीक है ना। तो प्रॉफिट निकाल के उसमें से क्या करना? कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या कर दो? लेस कर दो। कितने का था कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन? 3,16,000 माइनस 2 जो निकल गया ना प्रॉफिट, उसमें रेक्टिफिकेशन की कॉस्ट क्या करना? लेस कर देना। ये निकल जाएगा तुम्हारा क्या चीज? नेट प्रॉफिट, 87, ठीक है। तो ये तो बन गई कॉस्ट शीट किस साल की? लास्ट ईयर की। आगे बढ़े। तो इस साल की कॉस्ट शीट बनाने के बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एस्टिमेट लगाना है कि कितनी कॉस्ट आएगी और कितना प्रॉफिट होगा किस साल? नेक्स्ट ईयर में। तो हमें देखना है कि नेक्स्ट ईयर में हमें कितना प्रॉफिट होगा और नेक्स्ट ईयर हमारी कितनी कॉस्ट निकल के आएगी। तो नेक्स्ट ईयर में देख के बताइए सेल्स कितनी होगी, पहले ये बताओ। नेक्स्ट ईयर में देख के बताओ सेल्स कितनी होगी? 15,000। ये बोलते हैं कि तो देखेंगे ना, तो ये बोलते हैं सेलिंग प्राइस को हमने 31 कर दिया, इससे जो हमारा प्रोडक्शन है वो 50% बढ़ जाएगा। और 10,000 लास्ट ईयर था, 50% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 15,000। और बस नीचे लास्ट में उसने बोल भी दिया कि प्रोडक्शन कितना है? 15,000 है, क्लियर। आगे बढ़े। अच्छा, 15,000 का तुम्हारा क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। और फैक्ट्री ओवरहेड जो रिकवर होते हैं वो डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के तौर पर रिकवर हो रहे हैं। एंड ऑफिस एंड सेलिंग के जो खर्चे हैं ना, वो परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट पे क्या हो रहे हैं? रिकवर हो रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा हो गया। तो अब बनेगी कॉस्ट शीट किस साल के लिए? 1994 के लिए। तो यहाँ बना रहा हूँ मैं कॉस्ट शीट फॉर ईयर 1994। बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा? लास्ट ईयर डायरेक्ट मटेरियल नेट कितना था? 88,000। क्योंकि स्क्रैप लास्ट ईयर बचा था, स्क्रैप तो इस साल भी होगा। भाई मटेरियल लगाओगे तो स्क्रैप निकलेगा, स्क्रैप को बेचेंगे। तो लास्ट ईयर का मटेरियल था 88,000, कितना भाई? 10,000 पर। तो 15,000 पे निकाल दो कितना डायरेक्ट मटेरियल निकल के आएगा। डायरेक्ट वेजेस की बात करें तो डायरेक्ट वेजेस कितना था? लास्ट ईयर 60,000 था, कितने पर? 10,000 पे देख के बताओ 15,000 पे कितना होगा? कोई इंक्रीज डिक्रीज का बोला है क्या? कोई इंक्रीज डिक्रीज बोला है तो उसको ऐड एरेज कर देना। मुझे देखो लिखा हुआ भी है, रेट ऑफ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस विल इंक्रीज बाय 10% है। तो एक काम करना, इसमें 10% ऐड कर देना और इसमें भी क्या करना, ये अमाउंट निकालने के बाद इसमें भी क्या करना, 10% ऐड कर देना। और हो सके तो ये वर्किंग सारी कहाँ होनी चाहिए? वर्किंग नोट में होनी चाहिए। कभी यहाँ मत शो करा करो, सीधा लिखा करो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2। पावर वेरिएबल होता है फिक्स होता है? फिक्स पावर। ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज़्यादा पावर आएगा। 12,000 का पावर का था कितने पर? 10,000 पर। तो
15,000 पे निकालो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगी तुम्हारे पास कौन सी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करना है आपको, फैक्ट्री ओवरहेड। मैं देखो मैं ये लिख रहा हूँ, ये आप लिखना वर्किंग नोट के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे रिकवर करना है, डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज पर। तो देखना फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना 26,500 का था, कितने पर 60,000, कितना डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंटेज हो गया, 44.1। जो भी निकल के आ रहा है ना इसमें देखिए बात 26,500 डिवाइड बाय 60,000 इनटू 100, 44.1। जो भी निकल के आ रहा है ना। इस बार कितना निकल के आया डायरेक्ट वेजेस, ये वाला 99,000 ना, उसे मल्टीप्लाई कर दो 99,000 से, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज तो निकाल लिया। इस बार का वेजेस 99,000 है, इनटू कर दो उस परसेंटेज को किससे, 99,000 से। ठीक है, ये आ जाएगी तुम्हारे पास फैक्ट्री कॉस्ट। दोबारा समझाओगे, लास्ट ईयर 26,500 का था 60,000 पे, तो परसेंटेज निकाल के 99,000 से मल्टीप्लाई कर देना। ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री में क्या करना है आपको, ऑफिस एंड एडमिन। ऑफिस एंड एडमिन कैसे रिकवर होता है भाई, ऑफिस एडमिन क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स। तो ये लास्ट ईयर कितने थे, 33,500, इस साल भी क्या रहेंगे। हाँ, क्वेश्चन ने कुछ चेंज का बोला है क्या, नहीं बोला है, तो एज इट इज आ जाएंगे कितने, 33। इसमें क्या ऐड करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट ईयर थे 5,500 के, ये एब्जॉर्ब करने हैं वर्क कॉस्ट पर। वर्क कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट पे एब्जॉर्ब करने हैं। देखो ये फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंटेज है, तो 186,500 से कंपेयर करो कि 50,500 उसका कितना परसेंटेज होता है, 2.9। बस ना कि, और जो भी निकल के आता है ना उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देना, हमारी वाली फैक्ट्री कॉस्ट से। तो लास्ट ईयर था कितना तुम्हारा 5500, कितने की फैक्ट्री कॉस्ट पर, 26,500 पर इनटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेना, और जो परसेंटेज निकल गया उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, तुम्हारे इस साल की फैक्ट्री कॉस्ट से। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा तुम्हारे पास में क्या चीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड करते हैं क्या चीज, प्रॉफिट। तो क्या निकल जाएगी, सेल्स। प्रॉफिट निकालना है या सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है। तो प्रॉफिट की तो टेंशन नहीं ना कि कितना परसेंट प्रॉफिट चार्ज करना है। सेल्स गिवन है 31 मल्टीप्लाई बाय 15,000, तो सेल्स आ जाएगी, प्रॉफिट निकल जाएगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर से। और ये आंसर एजम्पशन के बेस पे था, एजम्पशन चेंज करोगे तो आंसर का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम आता है तो बेसिकली आईसीएआई लिख के दे देती है कि ये एजम्पशन लिख के दे देती है कि तुम्हें स्क्रैप को प्राइम कॉस्ट में से लेस करना है, या स्क्रैप को तुम्हें फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद लेस करना है। तो ये एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम्हें एजम्पशन दे रखी होगी। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले अब आओ क्वेश्चन नंबर 1 पर, उसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा होमवर्क है, मैं जस्ट इसे समझा रहा हूँ। इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं, और इन क्वेश्चंस में क्या होता है देखना। क्वेश्चन में गिवन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन। आपको टोटल कॉस्ट पर टन निकालनी है। रॉ मटेरियल है 33,000 का, इसके बाद दे रखा है नीचे प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, अनप्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री हीट, फैक्ट्री पावर, हॉलेज। हॉलेज क्या होता है, जब कोई मशीन खराब हो जाती है ना, उसको हम टोटली क्या करते हैं, उसको रिपेयर करवाते हैं। जब मशीन खराब होने पर क्या करते हैं, रिपेयर्स करवाते हैं ना, रिपेयर के एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं, हॉलेज। तो डायरेक्टर फीस है वर्क्स की, डायरेक्टर फीस है ऑफिस की, फैक्ट्री क्लीनिंग, सैलरी ऑफिस, एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग कॉस्ट। समझते हो एस्टिमेटिंग क्या होता है, कोई भी काम होता है ना उससे पहले एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, हर चीज का एस्टिमेशन लगाना कि क्या कॉस्ट आएगी, कितने दिन में बन जाएगा। जैसे कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है
तो ऑर्डर आते में क्या बोलते हैं कि एक दिन रुकिए, आपको कल रिप्लाई करेंगे। तो कल तक पहले तो बताते हैं उसको कि कितना टाइम लगेगा गुड्स को डिलीवर करने में। ऐसा नहीं कि हाँ जी 4 दिन बाद देना, 4 दिन नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, आपको पता है पेनल्टी लग जाती है। तो हम एक दिन ले लेते हैं अपने पास में, ताकि किसी चीज़ के लिए एस्टिमेशन लगा के बता सकें कि कब तक माल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एस्टिमेटिंग है। हाँ, एस्टिमेटिंग कॉस्ट मतलब फिर क्या होगी? अभी बात करेंगे, पहले सारा पढ़ लेंगे। फैक्ट्री स्टेशनरी है, ऑफिस स्टेशनरी है, लूज टूल्स, रिटर्न ऑफ है। इसके अलावा सामने देखोगे तो रेंट एंड टैक्सेस है, वाटर सप्लाई है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस, लीगल, रेंट, डेट, प्लांट मशीनरी पर है, ऑफिस बिल्डिंग पर है, डिलीवरी मैन पर है, बैडेट्स है, एडवर्टीजमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी है, अपकीपिंग ऑफ डिलीवरी मैन है, बैंक चार्जेस है, कमीशन ऑन सेल्स है। और टोटल आउटपुट आपको गिवन है कितने का? 10,000 है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको बनाना क्या है, आपको निकालनी क्या है। आपको बोला है ना टोटल कॉस्ट पर टन निकालनी है, तो कॉस्ट शीट बना के क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट पर टन निकालनी है, प्रॉफिट तो निकालना है, नहीं सेल्स गिवन नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा खर्चा कौन से हेड में जाएगा, कौन सा प्राइम कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा, कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड में, कौन सा ऑफिस में, कौन सा सेलिंग में। तो आइए एक एक पॉइंट करते हैं। रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्टिव वेजेस क्या होता है? वो वेजेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऊपर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट वेजेस। और इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री रेंट नाम से क्लियर है, फैक्ट्री में फैक्ट्री का लाइट, फैक्ट्री में फैक्ट्री का हीट, फैक्ट्री में मोटिव पावर। मोटिव पावर का मतलब क्या होता है? जो ये मशीनें चलती है ना, तो इनको चलाने के लिए क्या करते हैं, जो अलग से बिजली का कनेक्शन लिए होता है, तो ये मोटिव पावर कहलाता है। और मोटिव पावर दो बात हो सकती है, आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में डाल सकते हो, लेकिन मत डालना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी उसने अलग से बना के दे रखी है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में नहीं है। ये कहां जाएगा तुम्हारा? फैक्ट्री में आ जाएगा। ऑलवेज मींस मशीनों का रिपेयर खर्चा फैक्ट्री में आ जाएगा। डायरेक्टर फीस, अब कौन सा डायरेक्टर है ये? वर्क्स, तो फैक्ट्री में। और डायरेक्टर फीस ऑफिस वाले की, ऑफिस एंड एडमिन में आ जाएगा। फैक्ट्री क्लीनिंग फैक्ट्री में, सन्ड्री ऑफिस ऑफिस में। एस्टिमेटिंग कॉस्ट कहां है? एस्टिमेटिंग का मतलब क्या होता है कि हर चीज का एस्टिमेशन लगाना, कितना बनाना है, कितना बेचना है, क्या कॉस्ट आएगी। तो ये सब काम कहां होते हैं? ऑफिस में होते हैं। कि ये कॉस्ट कहां जाएगी? ऑफिस में जाएगी। फैक्ट्री स्टेशनरी फैक्ट्री में, ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस में। लूज टूल्स कहां होते हैं? नट, पाने, पेचकस फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में जाएगा। रेंट टैक्स लिखा है साथ साथ ऑफिस का है, तो ऑफिस में चला जाएगा। वाटर सप्लाई फैक्ट्री में। फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री में, ऑफिस इंश्योरेंस ऑफिस में, लीगल एक्सपेंडिचर ऑफिस में, रेंट ऑफ वेयर हाउस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? जहां पर हम माल बना के छोड़ देते हैं, ताकि जब ऑर्डर आएगा वहां से क्या कर देंगे? सप्लाई कर देंगे। तो वेयर हाउस कहां जाएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। इसको ऑफिस में भी डाल सकते हैं। लीगल का मतलब क्या होता है? जैसे वकील की सैलरी, वकील को फीस दी, सीए को फीस दी, ये सब कहां के खर्चे होते हैं? ऑफिस मैनेजमेंट के खर्चे। डेप्रिसिएशन कहां डालूं? ढंग से पढ़। डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी दिया हुआ, ठीक है ना? क्या दे रखे हैं? पढ़ोगे ना, प्लांट मशीनरी का फैक्ट्री में, ऑफिस बिल्डिंग का ऑफिस में, डिलीवरी मैन का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और बैडेट्स कहां जाएगा? बोलो बैडेट्स कहां जाएंगे? प्रॉफिट में से माइनस होंगे। बैडेट्स कभी कॉस्ट शीट के अंदर ओवरहेड्स में नहीं आते हैं। कहां जाएंगे? प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे, लेकिन कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। इसमें अपने प्रॉफिट तो निकाल छोड़ो, फिर प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। क्लियर? इसके बाद में एडवर्टीजमेंट सेलिंग में, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी सेलिंग में, डिलीवरी मैन क्या खर्चा सेलिंग में, बैंक चार्जेस एडमिन में, और कमीशन ऑन सेल्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? इससे बनाओ कॉस्ट शीट। क्लियर? होमवर्क है तुम्हारा। इसके बाद में आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्लियर बच्चा? इसके बाद में आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये वाले, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, टिपिकल नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। और लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है।
टाइम कंज्यूमिंग पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप The following figures are extracted from the trial balance of Go Getter company. एक कंपनी है, उसके ट्रायल बैलेंस आपको दे रखे हैं 30 सितंबर 1986 के। इन्वेंट्री फिनिश स्टॉक की है, रॉ मटेरियल की है, वर्क इन प्रोग्रेस की है। अब ये इन्वेंट्री कौन सी है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? तो ट्रायल बैलेंस लिखा है ना, तो ट्रायल बैलेंस में कौन सी इन्वेंट्री आती है? हमेशा ओपनिंग आती है। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी वाली कॉस्ट शीट बनेगी? सिंपल वाली क्या या वो बनेगी डिटेल वाली, कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंसिव बनेगी, क्योंकि जहां पर ओपनिंग वाली स्टॉक दे रखो तो कॉम्प्रिहेंसिव वाली बनेगी, बड़ी वाली कॉस्ट शीट बनेगी। तो इन्वेंट्री है, फिनिश स्टॉक की, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, क्लियर। इसके बाद में क्या दे रखा है? ऑफिस अप्लायंस कहां जाएंगे? अरे भाई ऑफिस अप्लायंस में खर्चा थोड़ा है, ये तो एसेट है, इन पे जो डेट लगेगा ना वो जाएगा ऑफिस के अंदर। ऑफिस अप्लायंस कोई खर्चा नहीं है, ये ऑफिस में नहीं जाएंगे। इन पे लगने वाला जो डेप्रिसिएशन है वो कहां जाएगा? ऑफिस में जाएगा, क्लियर। प्लांट मशीनरी कहां जाएगा? प्लांट मशीन पे जो डेट लगेगा वो जाएगा कहां पर? फैक्ट्री ओवरहेड। बिल्डिंग डेट लगेगा वो जाएगा बिल्डिंग पे। डेट कहां लगाऊं? फैक्ट्री में लगाऊं। मतलब बिल्डिंग तो फैक्ट्री की भी हो सकती है, बिल्डिंग ऑफिस की भी हो सकती है, और बिल्डिंग शोरूम सेलिंग वाले की भी हो सकती है। कौन से वाले प्रोडक्ट लगाऊं? तो एजम्पशन मत लेना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। वैसे आप एकदम लास्ट में आओगे ना, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट दे रखी है ना उससे 3 लाइन ऊपर दे रखा है। डेट जो लगाना था बिल्डिंग पर वो फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग में बटेगा 8, 1 और 1 के रेशियो में, ठीक है ना। मिल गया कौन बेटा? तो सीधा एजम्पशन में डाल देना, पहले पूरा क्वेश्चन ऐसे पढ़ लेना। सेल्स आपको गिवन है, सेल्स रिटर्न एंड डेबिट। सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स में से लेस हो जाएगा और क्या निकल जाएगी? नेट सेल्स निकल जाएगी। समझ लो इस बात को। मटेरियल परचेज प्राइम कॉस्ट में आएगा, कैसे आएगा? डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग प्लस डायरेक्ट मटेरियल का परचेज माइनस डायरेक्ट मटेरियल का क्लोजिंग। कहीं ना कहीं दे रखा होगा ट्रायल बैलेंस के बाद में, तो लेस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? तुम्हारा मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है? आगे फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल, ये प्राइम कॉस्ट में तो ऐड होगा, लेकिन कहाँ? ध्यान रखना मटेरियल को लाने पर जो फ्रेट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो मटेरियल की कॉस्ट में क्या होंगे? ऐड होंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जब मटेरियल की कॉस्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस फ्रेट माइनस क्लोजिंग। क्लियर? आगे परचेज रिटर्न, और फिर वही बात दोबारा आ जाओ, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस फ्रेट माइनस रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो निकल के आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्लियर? तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है पूरा पूरा। डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट में, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री सुपरविजन फैक्ट्री में, रिपेयर एंड अपकीपिंग ऑफ फैक्ट्री में, पावर लाइट एंड हीट लाइट एंड पावर। अब लाइट क्या ऑफिस में नहीं यूज होती, तो वैसे अगर कोई नीचे कुछ एजम्पशन दी भी नहीं हो तो मैं सीधी कहां डाल दूंगा? फैक्ट्री में डाल दूंगा। अगर क्वेश्चन में कुछ एजम्पशन दे रखी है तो क्वेश्चन की बात मान लेना। एकदम लास्ट में दे रखा है हीट लाइट एंड पावर को बांटना है 8, 1 और 1 के रेशियो में। क्लियर? और क्या? इसके अलावा रेंट एंड टैक्स 6300 रेंट एंड टैक्स का डाल। नीचे देखो एजम्पशन कुछ दे रखा है क्या? रेंट एंड टैक्स में बोलता है कि देखो रेंट रेट एंड टैक्स है, रेंट एंड टैक्स नहीं, रेट एंड टैक्स। तो कहां डालेंगे? बोला है 2/3 फैक्ट्री में और 1/3 ऑफिस में। तो कुछ नहीं, कैलकुलेटर निकाल के 2/3 फैक्ट्री में डाल देना और 1/3 ऑफिस में डाल देना। आगे मिसलेनियस फैक्ट्री में सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवल, सेल्स प्रमोशन, ये तीनों पास ले जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आगे डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सैलरी सेलिंग में, ऑफिस सैलरी, ऑफिस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। कौन सी कॉस्ट होती है? कोस्ट शीट में केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। कौन सी कॉस्ट आती है? ऑपरेटिंग। फाइनेंशियल चार्जेस यहाँ पर नहीं आते हैं, तो कोस्ट शीट में कभी भी फाइनेंशियल चार्जेस नहीं आते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। ये तुम्हारे P&L में जाएगा, यहाँ नहीं है। क्लियर? और क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है तो कोस्ट शीट में आ जाएगा। एक्रूड एक्सपेंडिचर फिर पंगा हो गया। एक्रूड एक्सपेंडिचर का मतलब आउटस्टैंडिंग। क्या करेंगे? इनको ऊपर जो दे रखे थे ना, जैसे डायरेक्ट लेबर था उसमें पहले ऐड कर देना
इनडायरेक्ट लेबर को 1200 ऐड कर देना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड कोई मतलब नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल चार्जेस है। डेब्ट ऑफिस पे 5, प्लांट मशीन पे 10 और बिल्डिंग पर और बिल्डिंग का डेब्ट कहाँ जाएगा 4% निकालने के बाद नीचे जाएगा ना डेब्ट बिल्डिंग का फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग पे जाएगा कैसे 8:1 के रेशियो में। क्लियर? तो ये आपको दे रखा है कि आपको बनाना क्या है P&L आपको करना क्या विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंडेंस्ड P&L स्टेटमेंट ऑफ गो गेटर फॉर द ईयर दे रखा है और एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और एडमिन। क्लियर? नीचे मैं सॉल्यूशन दे रखा है पूरा इसको घर पे कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 अभी मैंने आपको होमवर्क दिए 3 लास्ट क्लासेस में हो गया था। 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पढ़े उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 The following data are available from the cost ledger of Acme Industries for the year 1987. Plant maintenance 25,000, light 6,300. Plant maintenance कहाँ पे था? फैक्ट्री में, लाइट फैक्ट्री में, डेप ऑन प्लांट फैक्ट्री में, रेट एंड टैक्सेस फॉर वर्क्स तो फैक्ट्री में, स्टाफ सैलरी ऑफिस में, मैनेजमेंट सैलरी ऑफिस में, पावर फॉर दिस प्लांट फैक्ट्री में, रेंटल फॉर लीज होल्ड इक्विपमेंट्स जो हमने इक्विपमेंट किराए पे ले रखे हैं फैक्ट्री तो ये फैक्ट्री में जाएंगे, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव्स रेक्टिफिकेशन कॉस्ट फैक्ट्री में डाल दो। ठीक है? कंज्यूमेबल स्टोर्स कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होता है? नट पानी पेचकस स्टूल फैक्ट्री में जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग में जनरल चार्जेस जनरल एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? ऑफिस में, लाइट बल्ब ऑफिस में होते हैं। सेल प्रोसीड फ्रॉम स्क्रैप बेच के आपने सेल प्रोसीड जनरेट किया। ड्यूरिंग द ईयर टोटल प्रोडक्शन 1,20,000 का था। ब्रेकअप ऑफ प्राइम कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में क्या? नहीं दे रखी ना। अब यहाँ बोल दिया प्राइम कॉस्ट मटेरियल है 2.2 का तो मटेरियल कैसे निकालोगे? 1,20,000 इंटू 2.2 कर देना तो मटेरियल निकल जाएगा, लेकिन मटेरियल में से क्या करना है? स्क्रैप की वैल्यू माइनस कर देना, नेट मटेरियल की कॉस्ट निकल जाएगी। वेजेस दे रखा है 1.8 का। ये बोलता है कि एवरेज सेलिंग प्राइस 6.75 है और एंटायर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज सोल्ड आउट जो बनाया था वो सारा आपने क्या कर दिया? बेच दिया। विद द इफेक्ट फ्रॉम अच्छा ये लास्ट ईयर का था 1987 का था तो सबसे पहले तो क्या बोलता है कि एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना है इसका 1987 का सेम क्वेश्चन ही होगा जो हमने अभी किए थे। ठीक है ना? आपको क्या करना है? पहले तो आपको एक्चुअल कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना है 1987 का तो कॉस्ट शीट बन जाएगी। कोई दिक्कत है बताओ? अभी बोलता है कि 1 जनवरी से क्या बोलता है? सेल प्राइस को 6.4 कर दिया। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया था सेम क्वेश्चन में हो गया कि भैया आपने सेल प्राइस को क्या 6.4 कर दिया और ये बोलता है कि इससे फायदा ये होगा कि जो क्वांटिटी है ना क्वांटिटी प्रोडक्शन क्वांटिटी लास्ट ईयर कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी थी? 1,20,000। ये बोलता है कि 33.33% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 130 का 40,000 बढ़ जाएगी 160 हो जाएगी 1,60,000 का तुम्हारा प्रोडक्शन हो जाएगा। और क्लियर? बस आपको देख क्या रखा है कि एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर 1988 एज्यूमिंग एंटायर प्रोडक्शन विल बी सोल्ड। बताओ कैसे निकालोगे उसको? इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आने वाली है बताओ? इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आएगी? अगले सेल्स कहाँ दी? सेल्स दे रखा आपको 6.4 के हिसाब से। दिक्कत ये आएगी कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो एब्जॉर्ब कैसे करना है। दिक्कत ये आएगी कि फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब कैसे करना है। लिखा था ना फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के तौर पर और एक लिखा था कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एब्जॉर्ब करता है परसेंटेज ऑफ वो लाइन नहीं दे रखी है। अब वो लाइन दी हुई नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पर दो एजम्पशन चलते हैं। क्या चलते हैं? दो एजम्पशन। पहला एजम्पशन आप क्वांटिटी के बेस पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्वांटिटी के बेस पे मतलब लास्ट ईयर कितना तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड है डिवाइड बाय लास्ट ईयर की क्वांटिटी जो रेट निकल के आएगी मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे इस साल की क्वांटिटी से तो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा।
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। तो लास्ट ईयर के खर्चे डिवाइड बाय लास्ट ईयर की क्वांटिटी इनटू किससे कर देंगे, इस साल की क्वांटिटी से। तो पहला एजम्पशन ये चलता है कि हर नॉर्मल बच्चा इसी तरीके से करता है। और सेकंड एजम्पशन जो चलता है वो क्या चलता है, वही वाला कि फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जर्व करेंगे कैसे, डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज पर, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऑब्जर्व करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट के परसेंटेज के तौर पर। तो तुम पहला वाला ही लेके चलना वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुम्हें दूसरा वाला एग्जाम में याद ही नहीं आएगा। और नीचे नोट में डाल देना कि हमने क्वांटिटी के हिसाब से क्या किया है, ऑब्जर्व किया। तो सेम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज दूंगा, बाकी ट्राई करना, सॉल्यूशन में भेज दूंगा, टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन जो हटके हैं। क्वेश्चन 7 हो गया था, 7 हो गया था। 8 तुम्हारा होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 को तो है नहीं। तो 7 और 8 तुम्हारा होमवर्क है। 8 का मैंने नीचे सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, तो अब करते हैं एक टिपिकल क्वेश्चन, भले ही तुम्हारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन मान लो, भले बहुत गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ो, उसके बाद में बात करते हैं आगे। मैं एक दो पॉइंट पढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के। फैक्ट्री अकर्ड अ फायर अकर्ड इन फैक्ट्री प्रोडक्ट्स। फैक्ट्री में क्या लगी, आग लगी। आपने पढ़ा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, होता क्या था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती थी, कुछ गायब करते थे और फिर बोलते थे कि उन इन्फॉर्मेशन को आप ढूंढो। ऐसा ही यहाँ बोलता है कि फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगी तो आपको पता है कि रिकॉर्ड सारे चल गए होंगे और आपको बोलेगा कि आधे डेटा अवेलेबल है, बाकी आधे आप ढूंढो। क्वेश्चन के अंदर आपको रिक्वायरमेंट पढ़ो, करना क्या है आपको, एक तो फिनिश स्टॉक निकालना है, एक आपको वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और एक डायरेक्ट मटेरियल का भी क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो 3 रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में क्या कर रखी है, दे रखी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट के दे रखे हैं 3 मार्क्स, सेकंड रिक्वायरमेंट के दे रखे हैं 3 मार्क्स, और थर्ड रिक्वायरमेंट के दे रखे हैं 2। टोटल मिला के 8 मार्क्स का आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर, और इस पैटर्न के क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में। तो 3 चीजें निकालनी है इसके अंदर। इसको सॉल्व करने से पहले अपने काम करते हैं, कोड शीट लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कोड शीट लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, अपने जहां जहां इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो लिख लेंगे, तो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन क्या कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। तो ये जो मैं कोड शीट लिख रहा हूं ना, उसके लिए पहले एक बात समझना, तुम्हारा एग्जाम में टाइम मिलता है 180 मिनट और मार्क्स होते हैं कितने, 100 मार्क्स। क्लियर है, तो एक नंबर के लिए कितना टाइम मिलता है आपको, 1.8। तो 1.8 मिनट मिलते हैं आपको एक नंबर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इनटू 1.8 करता हूं तो अप्रॉक्स निकल के आता है 14 मिनट, 14 मिनट मिलते हैं। अब 14 मिनट में से कम 4 मिनट तो तुम्हारे इस कोड शीट को बनाने में निकल जाएंगे। अब 4 मिनट लगते हैं या 1 मिनट लगता है, वो तुम्हारी स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना कोड शीट, ये तुम्हें एग्जाम के सॉल्यूशन में नहीं बनानी है, ये तुम्हें बनानी है पीछे लास्ट में क्या कर लेना, रफ में बना देना। तो प्योरली तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रहा हूँ मैं। 18 मिनट का टोटल टाइम 14 मिनट है, 14 मिनट में से तुम्हारे 4 मिनट में तुम्हारे वेस्ट कर रहा हूँ। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मिनट बचेंगे, 10 मिनट बचेंगे। तो मैं अभी तुम्हारे क्या करने वाला हूँ, 4 मिनट वेस्ट करने वाला हूँ। तो पहले 4 मिनट वेस्ट करते हैं। ये तुम जो लिख रहे हो ना, ये कहाँ लिखोगे, लास्ट में रफ बना लेना, ठीक है ना। और उसको एग्जाम में क्या होता है, रफ में जो हम लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन बाद में उसको काटना होता है। ऊपर लिख लेना रफ वर्क और बाद में क्या करना, लिखने के बाद में काट देना। सब बिना रफ में लिखे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी इसकी क्या कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो बिना रफ में लिखे भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि रफ में लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं रफ वर्क में क्या कर रहा हूँ, इसकी कोस्ट शीट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, कोस्ट शीट बना रहा हूँ। तो रफ में कर रहे हैं तो सजाने की जरूरत नहीं है, फटाफट चलेगा। कैसे चलेगा, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये आ गया तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल का न्यू। डायरेक्ट मटेरियल के बाद में डायरेक्ट लेबर और बाद में कौन सा आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ये तीनों क्या बन जाते हैं, तुम्हारा प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट में ऐड करते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें ऐड करते हैं तुम्हारा क्या चीज, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या बन जाती है तुम्हारी, पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कोस्ट। इसमें ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, क्या बन जाता है तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करते हैं क्या चीज, ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये क्या कहलाता है तुम्हारा,
नहीं, अब देखो इसको बोलते हैं COGS। ये बनाया, ये बना हुआ था, ये बच गया, बाकी कहाँ गया? बिक गया। अगर मैं केवल और केवल क्या करता हूँ, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड कर देता हूँ? ओपनिंग फिनिश गुड्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से लेस करते हैं क्या चीज? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्या कहलाता है ये? COGS। इसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं तो क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड कर दो? प्रॉफिट ऐड कर दो। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड कर दो? प्रॉफिट ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा? तुम्हारा सेल्स निकल जाएगा। तो ये सारा मैंने रफ में लिख लिया। 4 मिनट वेस्ट करने हैं, अभी तक तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ। अब जितने तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है ना, फटाफट उनको भी लिख दो यहाँ पर। क्या क्या गिवन है, ताकि बाद में टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा ढूंढने में। परचेज गिवन है कितना? 2,50,000 का परचेज गिवन है। इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस का ये इन्वेंटरी 1/9 की दे रखी है। कौन सा ये 1/9 क्लोजिंग है या ओपनिंग है? इस दिन आग लगी। देखो आग लगी कब है? 31 अक्टूबर को लगी है, ठीक है ना? फायर कब पकड़ हुई तुम्हारी? 31 अक्टूबर को। तो ये क्लोजिंग तो है नहीं, तो 1/9 की दे रखी है। नीचे देखोगे ना, आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है 1 सितंबर से, तो ये ओपनिंग होगी। कौन सी होगी? ओपनिंग होगी। क्लोजिंग में निकालनी। तो वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है कितनी? 40,000 की। और डायरेक्ट मटेरियल की भी ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है कितनी? 20,000 की। इसके अलावा फिनिश गुड्स की भी ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है कितनी? फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है, ये रही ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना गिवन है तुम्हारे पास? 37,750। 37,750। कुछ इसने क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड। ये तुम्हें कुछ दे रखे हैं 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ये क्या होता है वो हम लोग अभी समझ लेंगे कि 40% कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, वो हम समझ लेंगे। हाँ, अभी बात में बात करें। सेल्स दे रखी है 7,50,000 की, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या ऐड करते हैं? हमेशा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद में क्या निकलती है? सेल्स। ये सेल्स आपको क्वेश्चन में इस बार गिवन है कितनी है? 7,50,000। क्लियर? आगे एक दे रखा है आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कितनी है? 250। डायरेक्ट लेबर आ गई ना, 250 की डायरेक्ट लेबर है। इसके अलावा दे रखा है प्राइम कॉस्ट। देखो प्राइम कॉस्ट दे रखी है कितनी है? 397,750। आगे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बेस्ड ऑन रेवेन्यू 30%। क्या मतलब होता है इसका? आपका प्रॉफिट जो प्रॉफिट है ना, वो रेवेन्यू में सेल्स का कितना परसेंट है? 30% है। तो देना ग्रॉस मार्जिन दे रखा है सेल्स का 30% है, देना कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 7,50,000 का 30% कितना होता है? 225। कितना? 225। 2,20,000। अगर ये पता है तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगी। और बोलो और कुछ? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल ये दे रखा है। कौन सा वाला अमाउंट? ये दे रखा है कितना? 5,555,775। क्लियर? ये हो गया। अब आपको 3 चीजें निकालनी है, ठीक है ना? अब मुझे एक बात और फटाफट, क्या क्या निकालना है आपको क्वेश्चन के अंदर? एक तो ये निकालना है, एक ये निकालना है, एक क्लोजिंग वाला ये निकालना है। क्लियर? एक ये निकालना है, एक ये निकालना है, और मुझे क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालना है, एक अमाउंट ये निकालना है। 3 चीज निकालनी। हाँ, ये इसलिए दे रखा है क्वेश्चन में, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बना के निकालना पड़ेगा। वो तो मुझे गिवन है। रिक्वायरमेंट में क्या है? ये 1, 2 और 3। अब इसके अलावा मुझे क्या क्या और नहीं दे रखा? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दे रखे हैं, निकालने ना दे रखे हैं ना निकालने, 0 मान लेना। इसके अलावा ऑफिस एंड एडमिन क्वेश्चन में गिवन है, निकालने ना गिवन है ना निकालने, इसको क्या मान लेना? 0 मान लेना। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, निकालने ना गिवन है ना निकालने, तो क्या मान लेना? 0 मान लेना। बात समझ आ गई? अब मुझे करना क्या है? अब उल्टा चलूंगा। क्यों चलूंगा उल्टा? ये पता है प्रॉफिट, पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स,
यही कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी और यही सीओजीएस हो जाएगी। सेलिंग सिस्टम दिए भी नहीं रखे। यहां से देखो ये बोल रहा है कि ये निकाल लूंगा तो ये निकाल लूंगा और ये अवेलेबल है, फिनिश ये निकाल लूंगा ये अवेलेबल है, तो क्या निकल जाएगा मेरा क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकल जाएगा। अब मेरे को 2 मिनट लगने वाले हैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, केवल एक चीज छोड़ दो अभी तक। एक चीज अभी निकालनी है कि फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है। तो पहले निकाल लेते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना है। तो ये बनाया मैंने फर्स्ट वर्किंग नोट। वर्किंग नोट तो वैसे ही नहीं बनेगा, दूसरे वर्किंग नोट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने रफ में करना है। वैसे भी रफ में करने का फायदा क्या होगा, फटाफट कर लेंगे ना तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। वर्किंग नोट 1 फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? हाँ जी भाई, डायरेक्ट लेबर वाली डायरेक्ट नहीं आ जाएगी क्या? डायरेक्ट लेबर क्यों आ जाएगी? सेम क्यों आ जाएगी? कितना दे रहा है क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। वैसे 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है? कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो मतलब कि जो तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 40% किसका? इन तीनों के कंबाइंड अमाउंट का। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो 0 है क्वेश्चन में, तो इसको मैंने मिटा दिया। तो कहने का मतलब हो गया कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 40% है किसका? डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। इनमें से क्या क्या अवेलेबल है? 40% तो पता है, डायरेक्ट लेबर कितना है? 250 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड पता है क्या? क्या फैक्ट्री ओवरहेड पता है? तो क्या करूं, इसको भी x मान लो, तो ये हो जाएगा क्या चीज x। तो ब्रैकेट खोलना था, तो x इक्वल्स टू निकालो इस 250 का 40% कितना होता है? 88,900 प्लस 0.40x, ये इधर आएगा तो लेस हो जाएगा, ये बच गया 0.6x, तो x निकल जाएगा 88,900 डिवाइड बाय 0.6 x आ जाएगा। x कौन आ गया तुम्हारा? फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू होगी कितनी? 1481.66 1481.66 और इसको 6 7 निकालो सीधा क्या तो ये वर्किंग नोट हो गया। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये रफ में रफ वाले में लिख दिया। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड कितना निकल आ गया मेरा? ये निकल के आ गया 1481,667। तकरीबन 3-1 मिनट अपने यहाँ लगे, 2 मिनट यहाँ लगेंगे, 3 और 2 5 मिनट वेस्ट हो गए, 14 मिनट मिले अपने को। अब 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे 10 मिनट में इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको निकालना क्या है? क्या निकालना है आपको? फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट लिखो, सेल्स माइनस क्या कर देना? प्रॉफिट। सेल्स में से प्रॉफिट लेस करोगे तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ, चाहे इसको कॉस्ट ऑफ सेल बोल दो चाहे सीओजीएस बोल दो, एक ही बात है। सीओजीएस आ जाएगा, कितना आ जाएगा सीओजीएस? 5,25,000। सीओजीएस आ गया 5,25,000। सीओजीएस 5,25,000 है और जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल कितना है? समझ गए बात? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन होगा? फाइनल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो सीओजीएस आ गया और एक तुम्हारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल कितना है? 5,55,775। तो ये आ जाएगा तुम्हारा डिफरेंस, क्या आ जाएगा? क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकल जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या निकालना है आपको? ये निकालना है क्या चीज? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब मुझे बताओ कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल में तुम ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस कर दोगे, इसमें से लेस करोगे ना, ऊपर जाओगे लेस करोगे तो क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में से क्या क्या लेस कर देना? फैक्ट्री कॉस्ट में से ये लेस कर देना, ये लेस कर देना, और उसको बाद में किससे कंपेयर करना है? प्राइम कॉस्ट से। तो जो डिफरेंस होगा वो क्लोजिंग बस बना के, यानी तो सिंपल तरीका तो क्या है? ओपनिंग फिनिश गुड्स, चलो यहां पे समझ आ गई तुम्हें मेरी बात? क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल में से ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में से क्या क्या लेस करना? 40,000, ये और ये लेस कर देना, ये लेस करते क्या आ जाएगा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस
लेस परचेज और ओपनिंग लेस कर देना तो क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग। अगर ये रफ में किया हुआ है ना तो यहाँ आपको गिनती के 2-3 मिनट लगेंगे, बस मेन चीज ये थी। क्लियर है? तो ये सॉल्व करना करते हैं, नोट कर बताओ जितना करें तो नोट कर, बाकी करते हैं सॉल्व करना। सॉल्यूशन मैंने नीचे दे रखा है। इसके बाद 10 और 11 हो गए थे क्लास में। 12 लेबर पोस्टिंग का क्वेश्चन था तो मैंने आपको घर पे दे रखा था। अब 3-4 क्वेश्चन बच गए जो तुम्हारी कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 3 to 4 क्वेश्चन पेंडिंग है, वो तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग।